अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एडवोकेट जिब्रान नासिर है। मैं मेहदी अली काज़मी साहब के साथ यहाँ मौजूद हूँ। आप लोगों के सामने काफ़ी हफ़्तों से दुआ ज़हरा का केस है, उसकी गुमशुदगी का, और उसके बाद एक निकाहनामा सामने आया एक कमसिन बच्ची का, और फिर कुछ फ़ैसले हाई कोर्ट के अंदर हुए हैं और ट्रायल कोर्ट में मामला चल रहा है। हमें पीर के रोज़ जो है इंगेज किया गया है बतौर वकील इसके अंदर, और उसके बाद से जो भी इसमें पेश रफ्त है उस हवाले से आपको आगाह करने के लिए आज हमने मदऊ किया है। सबसे पहले आप जानते हैं कि हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले के तहत बच्ची को सेट एट लिबर्टी यानी कि अपनी मर्ज़ी के हवाले से आज़ाद कर दिया है कि वो जहाँ भी जाना चाहे। उसके अंदर चूँकि उन्होंने उसको आज़ाद करते हुए एक एज सर्टिफिकेट पे रिलायंस प्लेस की है, इन्हिसार किया है, और साथ में बच्ची की स्टेटमेंट भी किया है, तो उसका जो एक मनफी असर हमें सामने आ रहा है कि पुलिस अपनी ज़िम्मेदारी से एक तरीके से बरी-उज़्ज़मा हो गई है, ये अपने आप को समझ रही है। पुलिस ने फ़ौरन बग़ैर किसी देर किए उस फैसले के बाद सी क्लास के अंदर एक चालान जमा कराया। उस चालान के मुताबिक जो हमारे पास इस वक्त है, उसको जब आप पढ़ते हैं तो नज़र आता है कि जो भी नादरा के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि वाक़े की तारीख से 7 साल पहले जिनका इजरा हुआ है, और हमारे यहाँ कानून इस हवाले से बड़ा क्लियर है कि अगर वाक़े से पहले कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो उम्र के हवाले से किसी शख्स के, वो नादरा का डॉक्यूमेंट हो, बे फॉर्म हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, पासपोर्ट हो, तो उसको क्रेडिबिलिटी दी जाती है। अगर कोई क्राइम के बाद उसका इजरा हुआ होता, इन्होंने रिसेंटली जाके बे फॉर्म बनाया होता, तो उसकी वो बात ना होती। तो उसको रद्द कर दिया और इन्हिसार इस बात पे किया है कि जी बच्ची 17 साल की है। इसमें एक और पहलू हमारे लिए ज़ेर गौर ये है कि जिस एज सर्टिफिकेट पे रिलाई कर रही है पुलिस और उसको हतमी मान रही है और अपनी तरफ से एक फ़ाइनल एडजुडिकेटर बन गई है कि तारीख़ पैदाइश बच्ची की या उम्र बच्ची की क्या है, उस मेडिकल सर्टिफिकेट को जो है एक डॉक्टर ने तश्कील दिया है, तैयार किया है। हमारे यहाँ कानून इस वाले से भी बहुत क्लियर है कि जब आप मेडिकल एविडेंस पर रिलाई करें, अगर आपको ज़रूरत पेश आए, वैसे तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस काफ़ी होता है, तो आप एक मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट लेते हैं जिसमें मल्टीपल एक्सपर्ट्स होते हैं। चूँकि ऑसिफिकेशन टेस्ट या ये जो आपकी हड्डी को एक्सरे देख के अंदाज़ा लगाया जाता है उम्र का, ये गेस वर्क होता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के बहुत वाज़ेह नज़ीरें हैं। तो बजाय इसके किसी एक डॉक्टर के गेस वर्क पर रिलाई किया जाए, मल्टीपल डॉक्टर्स का बोर्ड होता है, और मल्टीपल डॉक्टर्स जो हैं वो बोर्ड के तहत जो एक ओपिनियन सामने आता है उस पर लेके वो काम करते हैं। मज़ीद ये कि इसके साथ हमने जब चालान पढ़ा तो हमें नज़र आता है कि मरकज़ी जो मुल्ज़िम है इस केस का, ज़हीर अहमद, जिसके साथ निकाहनामा एक सामने आया है मुबैना, उसकी इंटेरोगेशन कोई भी नहीं हुई है। जब उसकी इंटेरोगेशन नहीं हुई है और जहाँ तक बच्ची के कुछ बयानात के ऊपर जो मुख्तलिफ़ अदालतों में दिए गए हैं उस पर इन्हिसार कर रही है पुलिस, तो उन बयान में से कोई भी बयान ये वाज़ेह नहीं करता, आपकी इल्म में है कि बच्ची कराची से पंजाब कैसे गई है, किसके साथ गई है, कौन लेके गया है, कौन उसके अंदर फैसिलिटेट कर रहा था। तो जो सारे तमाम शवाहिद इकट्ठे करने के थे, जो इंटेरोगेशन करने की थी पुलिस की, वो नहीं कर रही। मज़ीद ये कि इस बात पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार है कि बच्ची अपनी मर्ज़ी से गई है, बच्ची बार बार कह रही कि मैं अपनी मर्ज़ी से गई हूँ। हमारा कानून आज का नहीं, दहाइयों का इस बात से क्लियर है कि जहाँ 16 साल से कम उम्र हो किसी बच्ची की, वहाँ पे जब वो घर से जाती है और उसका जो मेंटल स्टेट है वो इममटीरियल होता है। अदालत 16 साल से कम बच्ची का मेंटल स्टेट या उसकी रजामंदी फॉर द पर्पसेस ऑफ अबडक्शन एंड किडनैपिंग नहीं देखती। हम इस वक्त शादी या निकाहनामे की बात नहीं कर रहे, ये अलग अलग ऑफेंसेस है, तो मैं वाज़े कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि किडनैपिंग का जो कानून है उसमें जो डेफिनेशन दी गई है, उस डेफिनेशन के अंदर ही लिखा गया है कि जहाँ बच्ची 16 साल से कम हो या लड़का 14 साल से कम हो, वहाँ ज़रूरी नहीं कि उसे टेक अवे यानी कि पकड़ के लेके जाया जाए, वहाँ पे इंटाइसमेंट भी हो सकती है। इंटाइसमेंट है वर्गला के, बहला फुसला के, राज़ी करके, और यहाँ तक नज़ीरें हैं कि ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान घर आया हो बच्ची को अगवा करने के लिए। अगर किसी इंसान ने इस तरह का सिनेरियो क्रिएट किया था कि बच्ची को गारंटी दी हुई थी कि तुम अगर अपने घर से निकल के पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आ जाओ तो उसके बाद हम तुम्हें शेल्टर भी देंगे, हम तुम्हें अपने पास भी रखेंगे, यानी कि हम तुम्हें अब तुम्हारे वालिदैन की सरपरस्ती से दूर रखेंगे, तो वो किडनैपिंग के ज़ुमरे में आता है। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं, हमें चालान में क्या इनकी इन्वेस्टिगेशन हुई नज़र नहीं आ रही। उससे बहुत बड़ा मसला कि आपके इल्म में है 20 तारीख को पीर को ट्रायल कोर्ट के सामने चार्ज के ऊपर फैसले के लिए जज साहब ने रखा हुआ है कि अगर हमारे कोई दलाइल हैं तो वो सुनेंगे। हमें अब तक कोई ना कोई दुश्वारी क्रिएट करके पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन फ़ाइल शेयर नहीं कर रही। प्रोसीजर ये होता है कि जब चालान कोर्ट में जमा हो जाए
तो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन फ़ाइल जो है वो जमा करा देती है प्रोसिक्यूशन ब्रांच में। और चूँकि हमने एप्लीकेशन दी हुई है अदालत के सामने कि हमें प्रोसिक्यूशन को असिस्ट करने दिया जाए बतौर मुद्दई मुकदमा, तो हम प्रोसिक्यूशन ब्रांच से वो तमाम शवाहिद हासिल कर सकें, उसको खोल के एक एक वर्क देख सकें, पता कर सकें किन किन गवाहों के बयान कलमबंद किए गए हैं, कहाँ कहाँ से क्या चीज़ें गैदर की गई हैं, किन किन चीज़ों का मुशीरनामा बनाया है, किन किन चीज़ों की फ़र्द बनाई है। हमें इसकी एक्सेस नहीं दी जा रही, हमें बस कहा जा रहा है कि जो डेट पेज की समरी लिखी आईओ साहब ने, इसी को कर लें काफ़ी है, यही पढ़ के आप मुतमईन हो जाइए। इस रवैये के हवाले से जो मेरे ख़्याल में एक तरीके से अनप्रोफेशनल है और इनकॉम्पिटेंट है, हमने गुज़िश्ता रोज़ एक एप्लीकेशन मूव की है आईजी सिंध साहब को और एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन सिंध को कि हमें इसके अंदर चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चाहिए, हमें इस केस में री इन्वेस्टिगेशन चाहिए, जिसके बाद पुलिस एक सप्लीमेंट्री चालान हक़ाइक़ के ऊपर मबनी पेश करे अदालत के सामने, और इसके साथ साथ हमें ड्यू प्रोसेस के ज़रिए रसाई दी जाए पुलिस इन्वेस्टिगेशन फ़ाइल तक, ताकि हमारा जो फेयर ट्रायल का राइट है वो ख़राब ना हो। इस पूरे मामले में हम क्यास राइयों पे नहीं जा रहे, जो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स हैं कानून की वो पूरी होती नज़र नहीं आ रही, इसको हमने एजिटेट किया है। उसके साथ मज़ीद एक और अपडेट है आज का कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मोहतरम मौजूद सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हमने मौजूद सिंध हाई कोर्ट का जो फैसला था 8 जून 2022 का, उसको चैलेंज किया है एक CPLA के ज़रिए, और साथ में एक अबूरी आप कह रहे रिलीफ, इंटरिम रिलीफ के लिए दरख्वास्त दी है, जिसमें बुनियादी तौर पे हमने सस्पेंशन मांगी है हाई कोर्ट के ऑर्डर की, जिस ऑर्डर के तहत दुआ ज़हरा जो है वो आज़ाद है कहीं भी अपनी मर्ज़ी से जाने के लिए। और हमने अदालत से दरख्वास्त की है कि बच्ची को रिकवर करके या वालिदैन के हवाले या स्टेट कस्टडी में, जहाँ वो बेहतर समझें, कोई शेल्टर होम हो या चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट हो, वहाँ रखा जाए जब तक इस केस का फ़ैसला नहीं होता जो सुप्रीम कोर्ट के सामने है। और तीसरा, अगर अदालत बेहतर समझे, चूँकि हमारा NSR नादरा के डॉक्यूमेंट्स पे है, मगर फिर भी अगर अदालत बेहतर समझे कि मेडिकल एविडेंस देखना चाहिए तो मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करें। इस सिंगल एक्सपर्ट की रिपोर्ट के ऊपर NSR नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट जाने की बुनियादी वजह यह है कि देखिए, कानून और अदालतों में जो फ़ैसले हैं वो नज़ीरों की रोशनी में होते हैं और इंटरप्रटेशन का, तर्जुमे का या एप्लीकेशन में फ़र्क हो सकता है। हम इस बात को बिल्कुल समझते हैं कि जब मौजूद सिंध हाई कोर्ट में आला जजेस बैठे हुए हैं, वो अपनी ज़िम्मेदारी भी जानते हैं और उनको जैसी असिस्टेंस जैसे उनके सामने वकीलों ने दी, चूँकि आपके सामने ये भी मौक़िफ़ है कि AG सिंध जो सिंध हुकूमत के वकील हैं, उन्होंने पहले दिन ये रवैया अख्तियार कर लिया कि इसमें किडनैपिंग नहीं हुई है और चाइल्ड मैरिज लॉ का भी इतलाक़ नहीं होता है और बच्ची की स्टेटमेंट काफ़ी है। तो अदालत ने जो फ़ैसला किया, यकीनी तौर पर जो असिस्टेंस उनको दी गई है उसकी रोशनी में किया है और उन्होंने अपनी तरफ से कानून का ही इतलाक़ किया है। हमारी अंडरस्टैंडिंग कानून की नज़ीरों को लेकर थोड़ी मुख्तलिफ है। हम सुप्रीम कोर्ट से बुनियादी सदा ये कर रहे हैं हाई कोर्ट के फ़ैसले के हवाले से कि हस्बे बेजा की जो कार्रवाई होती है, 491 की जो जुरिस्डिक्शन है अदालत की, उस जुरिस्डिक्शन के अंदर जब अदालत के सामने एक माइनर आए तो अदालत सिर्फ उस माइनर को गार्डियन की कस्टडी में दे सकता है, और गार्डियन या तो वालिदैन या ख़ानदान होगा या रियासत पाकिस्तान होगी किसी भी एक छोटे बच्चे की। और जहाँ पे ये ख़दशा हो, कोई कंट्रोवर्सी आ जाए कि क्या बच्चा माइनर है कि नहीं, तो इस कंट्रोवर्सी को, चूँकि ये फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है, उसको तय करने का इख्तियार और मिजाज जो है वो फैमिली कोर्ट के पास है। और इसमें भी सुप्रीम कोर्ट की नज़ीरें मौजूद हैं कि ऐसी सूरत हाल के अंदर अदालत को, हाई कोर्ट को चाहिए था कि बच्ची शेल्टर होम जाती और हमें राइट मिलता बतौर वालिदैन कि हम फैमिली कोर्ट से रुजू करते, फैमिली कोर्ट एक प्रॉपर ट्रायल कंडक्ट करती, एज के हवाले से अपने आप को सेटिस्फाई करती, और अगर बच्ची के कोई खदशात या जो भी मामला हैं उसका भी बयान लेती, वालिदैन का भी मौक़िफ़ सुनती और फिर तय करती कि क्या बच्ची वालिदैन के हवाले कर दी जाए या जब तक वो 18 साल की नहीं होती वो शेल्टर होम में रहे। ये जो हम बात कर रहे हैं ये कोई नुकी नहीं है। 3 से ज़ायद केसेस के अंदर हम खुद सिंध हाई कोर्ट के अंदर इस तरह की डायरेक्शंस अपने सामने देख चुके हैं। एक केस सिर्फ एक ही का मैं हवाला दूंगा, आरजू, जो आप लोगों के सामने 2 साल पहले हुआ था। बाकी केसेस का मैं हवाला इसलिए नहीं दे रहा चूँकि मुझे इस बात की खुशी है कि उनकी तशहीर मीडिया पे नहीं हुई, और यहाँ पे बतौर एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट भी, एक वकील भी, एक ज़िम्मेदार शहरी भी, जहाँ तक गुमशुदगी का केस है वहाँ तक यकीनी तौर पे किसी का बच्चा गायब हो तो इंसान एक शोर मचाता है कि जी मेरा बच्चा ढूंढने में मेरी मदद करें। मगर जहाँ आपके सामने किसी छोटी कमसिन बच्ची के साथ कोई निकाहनामा आ जाए और कोई ख़दशा हो कि इसके साथ किसी किस्म का सेक्शुअल ऑफेंस हुआ होगा, वहाँ बेहतर है कि हम
कम से कम नाम इस्तेमाल करें और कम से कम आइडेंटिटी करें, क्योंकि ये भी हमने जहन में रखना है कि इस बच्चे ने आगे बड़े भी होना है। और आज को सोशल मीडिया की डिजिटल एज की दुनिया में गूगल से कोई चीज़ छुपी नहीं है। आज कोई बच्चा अपना नाम गूगल पर डालेगा तो उसके सामने किस किस्म के आर्टिकल्स और क्या क्या बातें आएंगी, ये सारी चीज़ों से हम खैर लापरवाह हो जाते हैं। तो हाई कोर्ट जो है वो ये आज़ादी का फ़ैसला नहीं दे सकती थी। और दूसरा जो अदालत ने, हाई कोर्ट ने, मौजूद अदालत ने हमारे नज़रिए में जो एक इक़दाम उठाया है कि एक फ़ैसले के अंदर ये मान के और जान के कि एक फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है एज को लेके, और अदालत अपनी आइनी जुरिस्डिक्शन में, आइनी पिटिशन के दायरे कार में ये फैक्चुअल कंट्रोवर्सी एड्रेस नहीं कर सकती कि उम्र 17 है, 18 है या 14 है, फिर उसी फैसले के आखिर के अंदर एक बच्ची को आज़ाद कर देना परसुएंट टू द एज सर्टिफिकेट, यानी कि उसी मेडिकल सर्टिफिकेट पे जिसमें 17 साल है, तो एक तरीके से कहते हुए कि हम फैक्चुअल कंट्रोवर्सी सॉल्व नहीं कर सकते, उन्होंने कर दी। और उसका ये असर अंदाज़ आता है कि जैसे अदालत ने एक हतमी उम्र तय कर दी बच्ची की। तो ये, और जो इस वजह से मैंने आपको शुरू में बताया था कि ट्रायल के ऊपर मनफी असरात हो रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है और हमने एक दरख्वास्त लगाई है कि हमें जो आने वाला हफ्ता है इसमें अर्जेंट हियरिंग दी जाए। यकीनी तौर पे अदालत आलिया जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, उससे और ऊपर कोई अदालत नहीं है, वो सुप्रीम जुडिशल अथॉरिटी है। वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ हमसे बहुत बेहतर समझती हैं और हमें यकीन है कि हमारी कम से कम एप्लीकेशन को एक फ़ेयर हियरिंग मिलेगी और अदालत अपने स्केड्यूल के मुताबिक जितना जल्द हो सकेगा इसको समाअत के लिए फ़ेस करेगी। चूँकि मैं इस केस में सिर्फ मंडे से इंगेज हुआ हूँ और मेरा लीगल चेम्बर इंगेज हुआ है, तो इससे पहले जो बहुत सारी क़यास आराइयाँ और बातें अलग अलग लोगों की तरफ से हुई, मैं सिर्फ उसमें एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए, बतौर वकील, बतौर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, हमारी इज़्ज़त या हमारा वक़ार अदालत से बढ़कर नहीं हो सकता। अगर अदालतों का एहतराम है तो वही वकालत का और कानून का और वकीलों का एहतराम है। तो हम क़यास आराइयों से जो है दूरी अख्तियार करें, इज्तनाब करें, और बेहतर है कि प्रोसीजर के ऊपर, चूँकि मामला अब सब जुडिस है, हम सिर्फ उसके ऊपर, मैं मीडिया को आगाह करना चाह रहा था कि हमारी इस्तदा क्या है, क्या होगा, क्या होना चाहिए, कैसे होगा, ये पेशन गोइयाँ हैं। एक छोटी बच्ची के मामले में जिसकी पूरी ज़िंदगी उसके आगे सामने पड़ी हुई है, हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं एक फेयर ट्रायल की एज़ पर प्रोसीजर, और जो कानून की नज़ीरें हमारे नज़दीक, हमारे सामने हैं। अब इस हवाले से आप कोई भी सवाल करना चाहें तो मैं हाज़िर हूँ। मैं दरख्वास्त करूँगा अपने एसोसिएट से, ल्यूक से, कि आप भी आ जाइए, और एडवोकेट नबील साहब भी मेरे ख्याल में आगे, उनसे रब्ता कर लीजिए प्लीज़। पहले बाहर, यहाँ पे नहीं, बाहर होंगे, उनको रब्ता करके ले आइए। देखिए, हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद सबसे पहले हाई कोर्ट ने निकाह के हवाले से कोई फ़ैसला नहीं दिया। ये आप अगर हाई कोर्ट के फ़ैसले को पढ़ेंगे, हाई कोर्ट ने कहीं पे भी ये नहीं कहा है कि ये निकाहनामा वैलिड है या इनवैलिडेटेड है। दूसरा एक चीज़ को आप समझिए कि जैक्टिटेशन का सिविल सूट होता है, सही है। निकाह जो है, बतौर जो हमारे सामने एविडेंस आया है, वो पंजाब में रजिस्टर हुआ है। वहाँ पे चाइल्ड मैरिज के हवाले से जो कानून पंजाब में है कि वहाँ की यूसी को दरख्वास्त लिखी जाती है, वहाँ की यूसी कॉग्निजेंस लेती है और फिर फैमिली कोर्ट को दरख्वास्त भेजती है। सिंस के हवाले में उनका मुख्तसर प्रोसीजर है। हम इस वक्त ये भी देख रहे हैं कि क्या यहाँ का ट्रायल कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा सिंध चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत कि नहीं, और अगर वो रीजनिंग करते हैं कि नहीं हो, तो फिर पंजाब में ट्रायल करने का सिर्फ चाइल्ड मैरिज के हवाले से हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। दूसरी बात यह है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे अव्वल दर्जे के ऊपर बच्ची की सेफ़ कस्टडी और रिकवरी है हमारे नज़दीक। निकाहनामा इनवैलिडेट होना या ना होना सब सेकेंडरी है, अगर बच्ची इस वक्त हमें नहीं पता किन हालात में है और कहाँ पे मौजूद है। सिर्फ सोशल मीडिया पे जो कुछ लम्हात की किसी बच्चे की वीडियोस वायरल हो रही हैं, आप उसको देख के ये गुमान नहीं कर सकते कि बच्चा बिल्कुल सही है, सेफ़ है और सिक्योर है। यकीनी तौर पे कानून और कुदरत ये मानती है कि बच्चा सबसे ज़्यादा नेचुरली सेफ़ अपने वालिदैन की आगोश में और अपने घर में होता है। तो वो पहलू भी हम डेफिनेटली डिस्कवर करेंगे। सूट फॉर जैक्टिटेशन का इसके अंदर फाइल होगा। पुलिस की जो सी क्लास की रिपोर्ट है, क्या वजह हो सकती है सी क्लास की रिपोर्ट पेश? मैंने आपके अंदर पहले वजह बता दी कि पुलिस ने एक बहुत स्लिप शॉट मैनर के अंदर इंक्वायरी की है। उन्होंने बहुत अहम हक़ाइक़ जो हैं उनको नज़रअंदाज किया है, बहुत से अहम शवाहिद उन्होंने कलेक्ट नहीं किए हैं,
और हाई कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर, जो कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए और ना बाइंडिंग है, और ना हाई कोर्ट ने ये कहा कि हमारे फ़ैसले से मुतासर होकर इन्वेस्टिगेशन करो, उन्होंने मेरे ख्याल के अंदर एक छुपने की कोशिश की है, एक आड़ लेने की कोशिश की है कि हम हाई कोर्ट के ऊपर सारा मलबा डाल के एक सी क्लास में चलान दे दें, जबकि हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले में ऐसी कोई डायरेक्शंस जो हैं वो पुलिस को नहीं दी थी। दूसरा, मेरे ख्याल में जिस तरफ आपका इशारा है, चूँकि हम एक दरख्वास्त जमा करा चुके हैं IG ऑफिस में, और उस दरख्वास्त में भी हमने ये ग्राउंड लिया है कि ये बात हमारे इल्म में है कि इस केस में जो नए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनकी तैनाती 30 मई को हुई है। जो ऑर्डर्स हाई कोर्ट के हैं वो हमें बताते हैं कि 30 मई को उस वक़्त के जो SSP AVCC हैं उनको रेप्रिमांड किया गया था कि 3-4 पेशियाँ गुजरने के बावजूद वो बच्ची रिकवर नहीं करा सके, और उस वक़्त के जो IG साहब थे उनको अपने ओहदे से फारिग किया गया था और शो कॉज किया गया था। तो क्या इस केस को लेके सिंध पुलिस के अंदर कुछ आला अफसरान कोई रिजेंटमेंट पाल सकते हैं या कोई बायस रख सकते हैं? बिल्कुल मुमकिन है। क्या उनके असर सूख के अंदर पुलिस ऑफिसर जो कि DSP रैंक का है आ सकता है? बिल्कुल मुमकिन है। क्या अगर कल को ये बात साबित होती है कि मेहदी काज़मी साहब का मुकदमा और दावा सच्चा था और वाकई में किडनैपिंग हुई थी, तो जो अदालत ने डिसिप्लिनरी एक्शन लिया पुलिस वालों के ख़िलाफ़ उसको क्रेडिबिलिटी मिलेगी। मगर अगर पुलिस कल को ये बज़द हो जाए कि हम C क्लास में केस फाइल करके मेहदी साहब का दावा ही सिरे से झूठा ज़ाहिर कर दें, तो जो डिसिप्लिनरी एक्शन कोर्ट ने उस वक़्त अपने सामने मामलात को देखते हुए मौजूदा पुलिस अफसरान के सामने लिया था, उसकी नफ़ी हो जाएगी। तो मेरे ख़्याल में पुलिस का अपना, या पुलिस का एज अ होल सिंध पुलिस का नहीं, क्योंकि देखिए अभी भी फेयर इन्वेस्टिगेशन की उम्मीद हमें IGP ऑफिस से, जिनको हमने दरख्वास्त दी है, मगर कोई ब्यूरोक्रेसी के अंदर इन्फ्लुएंस कर रहा है या कर सकता है, तो ये अपनी नौयत का पहला केस नहीं है जहाँ पे सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स की वजह से इन्वेस्टिगेशन सबोटाज हुई हो। अच्छा सर, आपने आईओ तब्दील करने की जो बात की है, क्या किस ग्राउंड के ऊपर आप आईओ तब्दील करना चाहते हैं, और जो आपने एप्लीकेशन जमा कराई है तो उस पर क्या रिस्पॉन्स मिला है कि कितने दिनों में ये चेंज हो जाएगा? क्योंकि IG साहब ने बोल दिया कि 2000 का केस है खत्म हो चुका है, उस पर कोई तफ्तीश नहीं की जा रही है। अच्छा हुआ आपने ये ख़ुद सवाल किया। देखिए आपके इल्म में है कि 4-5 दिन से ये केस मेरे सामने आया है। पहली दिन वजह मेरी सिर्फ मीडिया के सामने डिस्क्लोज़ करने की केस मैंने लिया है वो ये थी कि हमारे मुल्क में जहाँ बहुत सारे लोग अच्छे दिल से, अच्छी नीयत से मज़लूम लोगों की, मजबूर लोगों की, या जो मुश्किल में लोग हो मदद करना चाहते हैं, वहीं पे कुछ अनासर कभी ना कभी ऐसी चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। तो चूँकि हमारे चैम्बर ने ये केस प्रो बोनो लिया था, मुझे उसकी वजाहत देनी थी, तो इसलिए मैंने ये बात डिस्क्लोज़ की कि हमने ये केस लिया है। उसके बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बुनियादी तौर पे वजह यही पेश आई है कि गुज़िश्ता रोज़ मीडिया के सामने मोहतरम IG साहब ने कहा है कि ये मामला ख़त्म हो गया है, चलान एक्सेप्ट नहीं हुआ है, कोई फ़ाइनल जुडिशल फाइंडिंग नहीं आई है, पुलिस ने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है। पुलिस का मौक़िफ़ हतमी मौक़िफ़ नहीं हो सकता। एट बेस्ट वो एक DSP रैंक के एक IO की इंडिविजुअल इन्वेस्टिगेशन है। हो सकता है कल को IGP साहब जो हैं तमाम शवायद को अपने सामने रखें तो वो ख़ुद इससे डिसएग्री करें। तो मेरे ख़्याल में कबल अज़ वक्त था उनका एक ज़िम्मेदार अफसर का बयान देना। अगर वालदैन ने माजी के अंदर कोई बात की है तो जिसकी सगी बच्ची गायब हो वो जज्बात में भी आ सकता है, और वो इस तरह की चीज़ों के लिए, मामला हालात के लिए रेडी नहीं हो सकता। वो कभी शायद ऐसी भी बात कर सकता है जिसका मफहूम कुछ और हो, वो कहना कुछ और चाह रहे हैं। मगर IGP साहब जो है मुझसे बेहतर अपनी जिम्मेदारियाँ समझते हैं और मेरे ख्याल में बयान को नहीं देना चाहिए था। अगर सिंध हुकूमत पहले इस केस को सीरियस लेती तो ये मामला यहाँ तक ना पहुँचता। आप समझते हैं कि सिंध हुकूमत ने जिस तरीके से आजू फातिमा का हमने केस देखा था आपका, उस टाइम पे भी सिंध हुकूमत ने वो किरदार अदा नहीं किया, इस केस में भी वो किरदार नहीं अदा किया। लेकिन सिंध हुकूमत को नहीं चाहिए था पुलिस को और जितने भी किरदार हैं उनको ठीक करके इस पूरे मामले में अभी की मेहदी काज़मी इंसाफ के लिए घूम रहे हैं। देखिए हाँ, और जो भी अपराध होंगे सुप्रीम कोर्ट या पंजाब में लॉयर की तमाम चीज़। देखिए ये सवाल मेरे ख्याल में मुझसे करने के नहीं है। ये बेहतर है कि अगर आपने करने हैं तो आप वालिद साहब से करें, क्योंकि मुझसे सवाले से ऐसी कोई बात नहीं हुई है। ठीक है। दूसरी बात, मैं यहाँ पे किसी भी किस्म का सियासी तबसरा अवॉइड करना चाहता हूँ इस केस के अंदर, इस केस की हसासियत को देखते हुए। तीसरी बात, सिंध हुकूमत का सिर्फ मैंने यहाँ तक ज़िक्र किया जो AG साहब ने अदालत के सामने मौक़िफ़ इख्तियार किया, जिसको अदालत का हिस्सा बनाया।
जहाँ AG साहब जो सिंध हुकूमत की पूरी हुकूमत के सबसे आला वकील हैं मौक़िफ़ दे रहे हैं कि ये किडनैपिंग का केस नहीं है और चाइल्ड मैरिज लॉ का भी इतलाक़ नहीं होता, वहाँ एक जाविया एक नज़रिया हमारे सामने आ गया है। अब लोग कितने सिंसेर हैं कितने सिंसेर नहीं हैं, मेरे ख़्याल में ये गैर मुनासिब है। मेरा ये मानना है जो भी अब तक वालिदैन का साथ देता रहा है यकीनी तौर पे नेक नीति से और अपनी जितनी भी उसकी दायरा कार है, जितनी भी प्रोवेस है, उसके तहत उन्होंने यकीनी तौर पे मावनत की होगी, हकीकी की होगी। एक चीज़ ये कि जुर्म वो कहते हैं कि पंजाब में हुआ है, यहाँ जुर्म नहीं हुआ। आप समझते हैं कि जुर्म जो आगाज़ यहाँ से हुआ है किस कानून के तहत उसका जो वो मतलब? देखिए जी, हमारा इसमें मौक़िफ़ ये है कि एक जर्नी है, एक ऑफेंस शुरू होता है इनके घर से कराची के अंदर और फिर उसकी हतमी शक्ल जो है वो सिर्फ मैरिज नहीं है, मैरिज के बाद भी एक कन्फाइनमेंट कंटिन्यू हो रही है जिसको हम इलीगल मान रहे हैं चूँकि वो एक किडनैपिंग के नतीजे में रिज़ल्ट हुई है, सही है। और उसके बाद और से बहुत से जुराइम या क्राइम, चूँकि हमारे सामने बच्ची का एज के अलावा कोई MLO नहीं आया है, बच्ची का कोई मेडिको लीगल नहीं हुआ है, सिर्फ एज की हद तक उसको MLO कहा जा रहा है, बाकी बच्ची के साथ कोई टॉर्चर है, कोई वायलेंस है, कुछ भी है, हमें नहीं पता, इसके बारे में हम नहीं जानते। चूँकि एक जर्नी में ऑफेंस है तो हमारा जाविया ये है कि यहाँ की कोर्ट जुरिस्डिक्शन ले सकती है। अगर अदालत का उसके ऊपर कोई और मौक़िफ़ होगा और हमें आला अदालतों से डायरेक्शंस मिलती है कि नहीं आप पंजाब के अंदर जुरिस्डिक्शन बनती है, आप वहाँ केस फाइल करें, तो एज़ पर कोर्ट डायरेक्शंस हम वो रेमेडी लेंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हम कराची में रहते हैं, बाशऊर लोग हैं, हमने यहाँ के गरम नरम हालात देखे। एक मामूली से महल्ले में FIR कटती है, बंदा मफलूज होता है। एक सेकंड मोहतरमा, पहले बैठ के सवाल कीजिएगा। दूसरा, मेरे सीनियर साहब कौंसल हैं, वो साहब आ गए, जगह इनको दीजिएगा प्लीज़। एक मैं आपका सवाल लूँगा, इनको प्लीज़ एक बार आके बैठने के साथ में। एडवोकेट नबील नज़ीर अहमद, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हमारे सामने हैं, साथ हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस केस की पैरवी कर रहे होंगे, मैं इनको असिस्ट कर रहा हूँ बतौर एडवोकेट हाई कोर्ट। ल्यूक विक्टर जो हैं हमारे साथ, हमारे पैरालीगल हैं, चीफ ऑफ रिसर्च हैं इन केसेस के अंदर और मल्टीपल केसेस चाइल्ड मैरिज के देख चुके हैं। ये लीगल टीम मावनत कर रही है। अच्छा हुआ कि वहाँ पर आ गए। केस के वाले से हम बुनियादी बातें कर चुके हैं। अच्छा मोहतरमा, मैं पहले एक वजाहत कर दूँ, चूँकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप बतौर शहरी सवाल कर रही हैं या बतौर मीडिया सवाल कर रही हैं? अगर आप बतौर शहरी सवाल कर रही हैं तो मैं बेहतर समझूंगा कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा जवाब दूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बतौर मीडिया सवाल कर रही हैं, जी बतौर मीडिया सवाल कीजिए। जी, मेरा ये कहना है कि हम भी यहीं कराची में रहे हैं, मामूली से महल्ले में किसी की FIR कटाओ, बंदा मफलूज हो जाता है और जब वो बाजियाब होता है, पकड़ा जाता है, तो उसकी ऐसी छितरोल होती है। ज़हीर ने 2 सूबों की पुलिस को बेवकूफ़ बनाया, IG मुअत्तल होने लगे, तो हमारी अदलिया ने अब तक इसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं? देखिए, अदलिया को प्लीज़ समझने की कोशिश करें कि हमारे जहन में, मेरे ख़्याल में, जब हम क्राइम इमेजिन करते हैं या इंसाफ या अदालत इमेजिन करते हैं तो किसी फ़िल्म का तस्वुर आता है जहाँ एक ही कोर्ट बैठ के तमाम फ़ैसले कर देता है। अदालत अलग अलग दायरा कार में, आइनी दायरा कार अलग है, क्रिमिनल ट्रायल का दायरा कार अलग है, सिविल प्रोसीडिंग्स का दायरा कार अलग है, गार्डियन एंड वार्ड के तहत कस्टडी का दायरा कार अलग है। हस्बे बेजा के अंदर सिर्फ मखसूस दायरा कार है कि जो अबडक्टी है, जो गुमशुदा है, जो इलीगल कन्फाइनमेंट में है, उसको अदालत के सामने प्रोड्यूस किया जाए और उसके बाद अगर वो मेजर है तो उसे आज़ाद कर दें उसकी ख्वाहिश के मुताबिक, और अगर माइनर है तो गार्डियन को दे दें। वहाँ के अंदर हस्बे बेजा की पेशी के अंदर वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते, ना पुलिस इन्वेस्टिगेशन को डायरेक्ट कर सकते हैं। पहली बात, अगर आपने पुलिस इन्वेस्टिगेशन के हवाले से कोई बात करनी है तो ट्रायल कोर्ट है। जहाँ तक ट्रायल कोर्ट की बात है, इस वक्त तक जब हमारी मालूमात है, मरकज़ी मुलज़िम इस केस का जो है वो अदम गिरफ्तार है। ठीक है, तो ये सवाल करना कि अदालत ने अभी तक क्यों कुछ नहीं किया, जो एप्लीकेशन, जो दरख्वास्त अदालत के सामने है, अदालत उसी के ऊपर राय देगी। अदालत अपने दायरा कार से बढ़ के कोई फ़ैसला नहीं कर सकती कि जी ये सारे मामलात हैं क्यों हो रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अदालत अपने सामने मौजूद शवाहिद को देख के जो दलाइल हैं उन पे आर्गूमेंट्स करती है। अदालत का काम नहीं है कि वो अखबारात देख के या सोशल मीडिया देख के व्यू फॉर्म करे और इंक्वायरियाँ शुरू कर दे। तो ये भी हमें अदालत के बारे में और अदालत के रोल के बारे में समझना होगा। हाँ, देखिए, फ़ैसला किस चीज़ का, अगर क्रिमिनल ट्रायल का फ़ैसला आता है तो क्रिमिनल ट्रायल का फ़ैसला हमारे हक़ में तभी होगा जब मुल्ज़िम कन्विक्ट होगा। ठीक है,
जहाँ तक हस्ब भेजा की बात है, वहाँ पे बच्ची की प्रोटेक्शन है जिसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं। वहाँ पे क्रिमिनल ट्रायल नहीं हो रहा, वहाँ पे सज़ा की बात ही नहीं हो रही, वो ट्रायल कोर्ट करेगा। जहाँ पे फैमिली कोर्ट की बात है, वहाँ पे बच्ची की फ़ाइनल कस्टडी वालिदैन के पास रहेगी या स्टेट की बात रहेगी कि वो बात है। क्रिमिनल ट्रायल के अंदर अगर कन्विक्शन होती है पूरा ट्रायल चलने के बाद, तो कन्विक्शन का मतलब ये होता है कि मुज़्रिम को सज़ा हुई है और हक़ में अना फैसला उसी को कहते हैं। मगर इस चीज़ में फ़र्क करें कि हाई कोर्ट के सामने मुख्तलिफ प्रोसीडिंग्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्तलिफ प्रोसीडिंग्स हैं और ट्रायल कोर्ट के सामने मुख्तलिफ प्रोसीडिंग्स हैं। आप सब बात करना चाहें प्लीज़ बात करें। अच्छा मेरे साहब, आपने अपना जो है लीगल टीम चेंज किया है, जिब्रान नासिर साहब जो है इसकी लीड कर रहे हैं, तो क्या उम्मीद करें आज जो आपने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की है, आइंदा का क्या अमल होगा आपका? देखिए, जो लीगल अमल था वो तो सर ने ऑलरेडी बता दिया है। टीम जो हमने चेंज की बेसिकली विद द टाइम बीइंग आपको एज पर सिनारियो आपको चेंजेस लेनी पड़ती हैं। हमने यही बेटर समझा और सर से के पास गए। आज 2 माह से आपका केस चल रहा है, मुख्तलिफ आप थानों में भी गए तफ्तीश अफसर, अब तक पुलिस का रवैया आपके साथ कैसा रहा? मेरा ख्याल है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपके सामने ही है। मेरा ख्याल है कि इसमें अब मैं क्या बोलूँ, जिस तरीके से कोर्ट के अंदर जो कुछ डिसीजंस हुए, मेरा ख्याल है पुलिस ने उसको मेरे से वो ले लिया। अगर कोर्ट ने मुअज़्ज़ज़ अदलिया ने कोई डिसीजन दिया है या उसमें तो उसमें मेरा तो वो नहीं था। सेकेंडली पुलिस ने जो है वो मेरे साथ अब तो खैर कोई कोऑपरेट नहीं कर रहे। एज़ पर सर उन्होंने बताया भी कि रिपोर्ट तक उन्होंने हमें नहीं दी। बाकी चीज़ें आपके सामने हैं। अच्छा, मैं एक सेकंड चाहूँगा कि इसमें एक सेकंड इस पे जी अगेन क्या सराइयों के ऊपर बातें कौन कर रहा है? क्या आपकी मुल्ज़िम से बात हुई है? मेरे ख्याल में नहीं हुई है। अफवाहें क्या इंटेलिजेंस के दायरे से आई है? अगेन जब से मैं ये 2 महीने से केस देख रहा हूँ, जब मैं बतौर वकील भी नहीं देख रहा था, ऐसी कंस्पिरेसी थ्योरी हमारे सामने आई है। इसका मतलब क्या होता है? जब आप अफवाहों के पीछे भागते हैं और अफवाहें अगर आखिर में झूठी साबित होती हैं तो आपका केस कमज़ोर होता है। बेहतर है जो हक़ाइक़ हमारे सामने हों हम उस पर स्टिक करें। यकीनी तौर के ऊपर अफवाहों पे फोकस करने से मामले ड्रामेटिक बन जाते हैं, शायद लोगों की दिलचस्पी उसमें हो जाए। बट यकीन जानिए, मेरे लिए बहुत वाज़ेह है ये बात कि फंडामेंटल वेलफेयर इस पूरे केस के अंदर सिर्फ एक इंसान का है, जो कि एक कमसिन बच्ची है जिसका नाम दुआए ज़हरा है। पैरामाउंट वो चीज़ है। कोई हक़ाइक़ अगर सामने आ रहे हैं, कोई अफवाहें अगर हैं और उनमें कोई अगर वाकई के अंदर सच्चाई है, सदाकत है, तो हम ट्रस्ट करते हैं कि हमारे मुल्क के जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे होंगे। हम सिर्फ उन बातों पे बात करेंगे जो हक़ाइक़ मेरे सामने हैं, उस हवाले से ख़दशात करेंगे। यही बहुत बड़ी बात है कि एक बच्ची एक घर से गायब हुई है, वो एक दूसरे सूबे में पाई गई है, उसकी वहाँ पे निकाह हो गया है, उसको यहाँ से वहाँ तक कोई मुंतकिल करके लेके गया है। ये अपने आप में ही काफ़ी बड़ा जुर्म है। अब इसके आगे क्या होगा मुस्तक़बिल के अंदर, उस बारे में हम बात नहीं कर सकते अभी तक के हवाले से। और यकीनी जानिए कि जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने दरख्वास्त की है कि बच्ची को रिकवर करके प्रोड्यूस किया जाए, तो फिर जो भी आप अफवाहें कनेक्ट कर रहे हैं कि क्या हो सकता है, वो उसका इलाज उसी में है ना, कि अगर एक बार कोर्ट की सेफ प्रोटेक्शन के अंदर बच्ची आ जाएगी तो बाकी सारे मामला खुद ही एड्रेस हो जाते हैं जो आपको खदशात हैं कि हो सकते कि नहीं हो सकते। मगर जो खदशात मैटर करते हैं वो वालिद के मैटर करते हैं। उस हवाले से मैं अगेन रखूँगा। आखिर के अंदर तबसरा जो है, क्लोजिंग कमेंट्स हमारे काउंसिल नबील कुराची साहब देना चाहेंगे, उसके बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कंक्लूड करेंगे। जी, ये पहले बात कर लें, जी बात कर लें। कि जो आप अफवाहें बोल रहे हैं, वो एक इंटरव्यू आया है, उसमें ज़हीर बोलता है कि हम लोग जो है वो पूरा पाकिस्तान हमने घूम लिया, हम कहीं बाहर जाएंगे। तो वो तो ज़हीर के मुंह के अल्फाज हैं। और दूसरी चीज़ ये, अगरचे वो बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो क्या हुकूमत पाकिस्तान उनको रोक सकती है? इस वाले से होता है क्या आपने इसी में नाम डालने की कोई? देखें जी, हम इस स्टेज पे जब हम हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, जब हमारी पहली दरख्वास्त है, उस पहली दरख्वास्त के तहत हमने एसेंशली कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करनी है कि जो कोर्ट को जब तक कि इस केस को फाइनली डिसाइड किया जाए तब तक के बच्ची को सिक्योर किया जाए। अब वो सिक्योर कोर्ट का काम है कि वो किस तरीके से उसको सिक्योर करती है। अब उसमें जब हमारा केस ऑलरेडी फाइल हो गया है
और जब केस फाइल होने के बाद एक दरख्वास्त है जो मोस्ट लाइकली नेक्स्ट वीक तक लग जाएगी, तो जब ये केस टेकअप होगा तो इन सारी चीज़ों को अंडर कंसिडरेशन लेते हुए कोर्ट ने ये सारे फैक्टर्स देखते हुए किस तरीके से एक बच्ची को सिक्योर करना है टिल द टाइम कि इस केस में फ़ैसला हो जाए, तो उस सारी इंटरेस्ट को कोर्ट ने प्रोटेक्ट करना है। और कोर्ट के सामने दरख्वास्त लगी हुई है, उसमें ये मामला कि जी बच्ची अगर ट्रैवल करना चाह रही है या ये सारी अफवाहें आ रही हैं, जब एक मामला कोर्ट में मौजूद है और उसमें एक दरख्वास्त लगी है, तो अब आई थिंक कि कोर्ट जो है वो इस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उस सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करेगी। अगर कोर्ट मुनासिब समझती है कि जी द पेरेंट्स बीइंग द गार्डियन अगर उनको हैंड ओवर कर दे तो उनको हैंड ओवर कर देगी, या टिल द टाइम कि जी अगर उसको वो किसी ऐसे इदारे में या कहीं जो है मैनेज बाय द स्टेट अगर वहाँ पे जो है वो उसको मुंतकिल करना चाहे, दैट इज़ इंटायरली एट द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट। तो इस वजह से ये सारे मामला जो है कबल वक्त हैं कि अगर हम इस चीज़ पे कमेंट करें कि जी मुल्क से बाहर जा रहे हैं। एक चीज़ है विच इज़ ऑलरेडी बीन हाईलाइटेड, हमने ऑलरेडी एक अपील फाइल कर दी है, हम कानूनी चाराजोई कर रहे हैं और उस पर जो है वो कोर्ट नेसेसरी जो भी इक़दाम है वो उनको उस तरीके से जो है वो उसको लाएमल में लाएगी और इंशाल्लाह हम उम्मीद कर सकते हैं उस पर जो है वो जो भी होगा वो एक ऑर्डर आ जाए। अच्छा, मैं आखिरी बात ये कर दूं, देखें कुछ चीज़ें दोस्तों बहुत टेक्निकल और समझने की होती हैं। अदालत ने ये कहा है कि बच्ची की स्टेटमेंट के तहत और मेडिकल एविडेंस के तहत हमने उसको आज़ाद कर दिया। क्या अदालत ने नादरा के ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी ऑर्डर की? नहीं। क्या अदालत ने नादरा के रिकॉर्ड को झुटलाया? नहीं। आप बगैर पासपोर्ट के क्या मुल्क छोड़ सकते हैं? नहीं। नया पासपोर्ट इशू कराने के लिए आपको शनाख्ती कार्ड चाहिए। क्या नादरा अपने रिकॉर्ड में नेमो बदल करेगी? क्या नादरा अपने रिकॉर्ड में अब जाके बच्ची को बड़ी उम्र का लिखेगी या छोटी उम्र का लिखेगी? यकीनी तौर पे वो नहीं होगा। तो अगर नादरा के रिकॉर्ड के अंदर अब कोई चेंज होता है, उसके नतीजे में कोई नया शनाख्ती कार्ड या नया पासपोर्ट आता है, तो वो हम ऑलरेडी आपके सामने भी बात है कि वो एक फ़्रॉड होगा विद इन द नादरा सिस्टम, वो एक अलग से क्राइम खुलेगा। चूँकि ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हैं, बाय नादरा वेरीफाइड हैं, तो लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से अगर कोई ट्रैवल करना चाहता है तो मेरे ख़्याल में वो मुमकिन नहीं है। और अगेन मैंने आपसे भी बात की कि हम अफवाहों पे क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हक़ाइक़ इतने बड़े और खौफज़दा हैं हमारे सामने, खौफनाक हैं, खौफज़दा में कह गया कि हमें और क्या सरागियों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बच्ची जो कमसिन है, जिसकी उम्र 14 साल है और वाक़े के वक्त 13 साल 11 महीने 19 दिन है, वो अपने घर से गायब होती है। ये अपने आप में एक बहुत खौफनाक बात है। वो फिर उस शहर से गायब होती है, वो सूबे से गायब होती है, वो एक और शहर पहुंच जाती है। ये अपने आप में एक हक़ाइक़ है हम सबके सामने और खौफनाक बात है। और फिर अचानक से एक लड़का सामने आता है और कहते हैं कि जी इन्होंने शादी कर ली है, और फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ अदालतों के अंदर पेश करके एक बच्ची से झूठी गवाही दिलवाई जाती है बार बार कि जो बच्ची दे रही है, अदालत प्रेशर नहीं डाल रही है। बट इस चीज़ को भी अदालतों को गौर रखना चाहिए, और ये हमारी कोई नसीहत नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की अहकामात हैं कि जब कोई बंदा किसी की कन्फाइनमेंट के अंदर महीना 2 महीना लंबा अरसा रहा हो, तो आप इस बात को रद्द नहीं कर सकते कि उस इंसान में कोई इन्फ्लुएंस होगा। यहाँ जो मौजूद हाई कोर्ट अदालत के अंदर बयान हुआ है, तकरीबन 6 से ज़ायद हफ्ते एक बच्ची एक शख्स के साथ, जो इस केस का मरकज़ी अक्यूज़ है, उसके साथ रहती है, और उसी के साथ उसे पंजाब से कराची पुलिस लेके आती है, उसी के साथ उसे अदालत पेश करती है, और थोड़ी देर बाद आप उसका बयान ले लेते हैं। तो बयान उसने जो भी दिया, मगर एक एक्स्ट्रा कंसिडरेशन अदालत के लिए है एज़ पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव्स, कि आप इस चीज़ को गौर करें कि क्या ये बयान फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस और फेयर है कि नहीं। क्या आपको और वक्त देना चाहिए, बच्ची को एक हफ़्ते के लिए शेल्टर होम भेज देना चाहिए, उसके साथ कोई थेरेपिस्ट एसोसिएट कर देते, बेशक वालिदैन को ना मिलने देते, बेशक जिसने शादी का दावा किया उसको ना मिलने देते, आज़ादाना तौर पे बच्ची को फिर से बुलाते, और तब भी इन तमाम चीज़ों के होने के बावजूद भी आप नादरा के डॉक्यूमेंट्स को नहीं झुटला सकते या उसकी नफ़ी कर सकते। तो ये फैक्चुअल कंट्रोवर्सी मेंटेन रहती है, उसको फाइनली फैमिली कोर्ट ने एड्रेस करना है। देखिए, ये मामला जो है ना कुछ वालिदैन के लिए मसला नहीं बन सकता कि उन्होंने गलत बयान की बुनियाद के ऊपर जो है ना उम्र छुपाई है बच्ची की, ये वाला मामला भी फिर आगे बढ़ेगा या ये नहीं बढ़ेगा? क्या नादरा के अंदर जो उम्र का मामला है, मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर और बच्ची का जो अपना बयान है जो अजहरा का, उसके ऊपर क्या वालिदैन के ऊपर ये मामला नहीं है? अच्छा, आपने सर आपने चूँकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर पहले ज्वाइन की है, मैं जब शुरू में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहा था, मैंने इस बात का जवाब दिया था कि सुप्रीम कोर्ट की एज़ रीसेंट एज़ 2017 जजमेंट है, 2014 की जजमेंट है, 2005 की जजमेंट है, कि जहाँ एक वाक़े से पहले डॉक्यूमेंट्स का, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ का जो उम्र बताते हैं,
बर्थ सर्टिफिकेट, शनाख्ती कार्ड, बे फॉर्म, पासपोर्ट वगैरह, इनका इजरा वाक़या से बहुत अरसा पहले हुआ हो, ऐसे हालात के अंदर मेडिकल एविडेंस उन डॉक्यूमेंट्स की नफ़ी नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि नादरा आपको वक्त नहीं बताता मगर तारीख़, महीना और साल बताता है, जबकि जो ऑसिफिकेशन टेस्ट है, मेडिकल रिपोर्ट है, ये इस्टेब्लिश फैक्ट है हमारी अदालतों के अंदर, वो 1 से 2 साल की रेंज बताती है। और इस केस में ये भी आपके सामने है कि ये मेडिकल रिपोर्ट एक चीफ रेडियोलॉजिस्ट की है, ये एक मेडिकल बोर्ड की भी नहीं है। तो मेडिकल बोर्ड भी इस रिपोर्ट की नफ़ी करके अगर कल को बच्ची को 17-18 के बजाय 16-17 लिख देता है या 15-16 लिख देता है, तो सारे मामला वहाँ जाते हैं। जहाँ तक नादरा को क्या करना चाहिए और मज़ीद और क्या नहीं करना चाहिए, वो कोई और कंप्लेन हो तो वो हमारे केस से रिलेट नहीं करता, मगर चूँकि इस केस में एक नादरा के डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने हैं, तो बगैर प्रोसीडिंग्स के तो मेरे ख्याल में नादरा नए डॉक्यूमेंट्स इशू नहीं कर सकता। आपने सवाल किया था कि अगर किसी के पास शनाख्ती कार्ड ना हो और बे फॉर्म ना हो और नादरा के डॉक्यूमेंट्स ना हो तो उसकी शादी कैसे की जाए। सिंध चाइल्ड मैरिज लॉ हो या पंजाब में जो 1929 का चाइल्ड मैरिज स्टेट लॉ लगता है, उनके रूल्स में ये वाज़ेह है कि निकाह ख़्वान ने क्या करना है। और पंजाब के रूल्स को तो भी रिसेंटली लाहौर हाई कोर्ट ने 2020 में एक जजमेंट के तहत दोबारा इन्फोर्स कराने को भी कहा है कि जहाँ नादरा के डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल ना हो, यूसी का कोई सर्टिफिकेट अवेलेबल ना हो, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स ऐसी कोई चीज़ें अवेलेबल ना हो, वहाँ पे आप मेडिकल कराइए बच्ची का। आप किसी भी बच्ची को जो शादी की ख्वाहिशमंद है और वाकई में 18 साल से ऊपर है, उसे कोई बात नहीं होगी कि वो एक पुलिस कहते हैं सर्जन के पास कि वो MLO कराने के लिए, मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दे और एक सर्टिफिकेट लेके आ जाए, उसके एक्सरे के ऊपर एक रिपोर्ट आ जाए। मगर सिर्फ वर्बेटम पे, सिर्फ ओरल बयान के ऊपर जो है ये मामलात नहीं हो सकते। और क्या कोई अदालत सिर्फ और सिर्फ, चूँकि आपके सामने है कि लाहौर के अंदर ये खबर आई थी, एक फ़ैसला हुआ था, बच्ची के ज़बानी बयान पे उसे फिल मुख्तारी का समझे सर्टिफिकेट दे के उसे आज़ाद कर दिया था। जस्टिस हमूद रहमान साहब का 1969 का सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है कि कोई भी मैजिस्ट्रेट सिर्फ ज़बानी बयान के ऊपर फुल मुख्तारी का सर्टिफिकेट या ये डिक्लेरेशन कि बच्ची मेजर होगी जारी नहीं कर सकता, उसको और एविडेंस गैदर करना चाहिए। मौजूद हाई कोर्ट ने तो फिर भी थोड़ी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए मेडिकल एविडेंस कॉल किया था, चलो हम उसको और इंक्वायर करते हैं। मगर लाहौर के अंदर जब शुरू में अप्रैल के अंदर मई के शुरू में बच्ची का पता चला था और वहाँ की अदालत का जो मजिस्ट्रेट साहब का रवैया था, मेरे ख्याल में वो बहुत ही गैर जिम्मेदार था।